हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तरुण शर्मा टीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन सरलरेखा में गति में हमने आपको चाल मतलब स्पीड, वेलोसिटी मतलब वेग तक हमने आपको क्लियर करा दिया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, देन हम यूथ पब्लिकेशन वगैरह से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा रहे होंगे। इसमें हमने आपको स्पीड एंड चाल तक करा दिया था। आज हमारी स्लाइड लगेगी एक्सेलरेशन से। यहाँ से एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में चेंज, किसमें? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये कह सकते हैं चेंज मतलब फाइनल में से इनिशियल को घटाओ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टू एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है हमारा वेलोसिटी पे। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? हमारी वेक्टर। तो एक्सेलरेशन त्वरण भी कैसी क्वांटिटी होने वाला है? क्वांटिटी तो सदिश होने वाला है, वेक्टर। तो क्वांटिटी कैसी होती है? होने वाली है वेक्टर। यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन क्या होती है इसकी? तो डायमेंशन होती है मीटर की एल, सेकंड की टी, तो हो जाएगा एल टी माइनस 2। क्या दोस्तों ये बात क्लियर है हमें अच्छी तरीके से? हमें ये बात पता चल रहा है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन जिसको हम त्वरण कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय को हम कहते हैं त्वरण। इसका ये राशि कैसी है? सदिश। मात्रा क्या होता है इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और विमा क्या होती है? एल टी माइनस 2 होती है। इतनी बात हमें समझ में आई। पहली बात ये कि वेग क्या हुआ भाई इसमें? चलो इससे ले लेते हैं। वेग कब बदलेगा? पहले तो बात ये, वेग बदलेगा कब? जब ही तो त्वरण पैदा होगा। वेग बदलने के लिए 3 कंडीशन है। पहला वेग का परिमाण बदले। क्या बदले? परिमाण। परिमाण को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड चेंज हो। दूसरा दिशा बदले। दिशा मतलब डायरेक्शन चेंज हो। और थर्ड है बोथ, मतलब परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे तब भी वेग हमारा बदलेगा। और वेग बदलेगा तो हमारा त्वरण पैदा होगा। अच्छा, वेग ना बदले तो त्वरण पैदा नहीं होगा। वेग बदलेगा तो त्वरण पैदा होगा, और वेग नहीं बदलेगा तो त्वरण पैदा होने वाला नहीं है। इतनी बात हमें समझ में आई। तो त्वरण, ये क्या होगा भाई? हाँ, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन बाद में बात करेंगे इसके बारे में। पहले हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन त्वरण के बारे में बात कर लेते हैं। आपको अगर मैं बताऊं तो त्वरण 2 तरीके से होता है। एक तो चिन्ह मतलब धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण। त्वरण के बारे में बताऊं, पहली बात तो होता है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए बात करेंगे तो पहला होता है हमारा कौन सा? पॉजिटिव मतलब धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये कौन सा होता है? जब बॉडी का वेग, जब वस्तु का वेग, जब पिंड का वेग बढ़ रहा हो, when the velocity of body increases, तो जो त्वरण पैदा होगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जैसे मेरा दोस्त संजय एक बाइक चला रहा है। बाइक पे पहले उसकी स्पीड 10 थी, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, फिर 35 हुई, फिर 40 हुई, 50 हुई, 55 हुई, 60 हुई। तो लगातार स्पीड क्या होती जा रही है? लगातार वेलोसिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। और वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी तो कौन सा हमारा त्वरण आएगा? धनात्मक त्वरण आएगा। इसको हम त्वरण या धनात्मक त्वरण से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक त्वरण। कौन सा? ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन।
नेगेटिव एक्सेलरेशन कौन सा होता है? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, जब वस्तु का वेग घट रहा हो, जैसे लगातार वो वेग बढ़ाता है, वेग बढ़ाता है, वेग बढ़ाता है, एकदम कुत्ता आ गया उसके सामने, उसने मारी ब्रेक, ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा? स्पीड डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, उस टाइम पे जो त्वरण पैदा होगा वो होगा हमारा ऋणात्मक त्वरण। तो वेग बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण और वेग घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण। व्हेन द वेलोसिटी of body decreases, तो ये कौन सा वेग आ जाएगा? हमारा ऋणात्मक वेग, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है त्वरण के बारे में? ओके, पहले अभी इस पे और बात कर लेते हैं हम त्वरण से रिलेटेड ही। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो बात हुई त्वरण के प्रकार, किसके आधार पे? त्वरण के प्रकार हुए अभी हमारे, किसके आधार पे हुए थे? ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के उसमें। अगर हम स्पीड मतलब त्वरण के आधार में कहें तो ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, तो पहला होता है एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, या क्या ये क्या होता है? जब समान समय में समान परिवर्तन होता है, समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो, तो एक समान त्वरण होता है, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? व्हेन same velocity change, same velocity change occur in same time interval is called यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा होता है हमारा? नॉन यूनिफॉर्म, या फिर हम कहें वेरिएबल एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान त्वरण। नॉन यूनिफॉर्म कौन सा होता है? जब बॉडी डिफरेंट टाइम इंटरवल में या सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट वेलोसिटी चेंज करे, जब समान समय अंतराल में असमान वेग परिवर्तन हो, व्हेन अनइक्वल वेलोसिटी चेंज अकर इन सेम टाइम इंटरवल, हम ये कह सकते हैं व्हेन अनइक्वल वेलोसिटी चेंज इन सेम टाइम इंटरवल इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड होता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। इस पे बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं और टीजीटी पीजीटी में अभी तक इस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए मैं सिंपल करा दूंगा। वह एक्सेलरेशन एवरेज, ए एवरेज होता है टोटल चेंज इन एक्सेलरेशन, सॉरी टोटल चेंज इन स्पीड वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब वेग में कोई परिवर्तन बट्टे लगा कुल समय के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, यहीं पे हम समझ लेते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फोर्थ है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हम कहेंगे तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है? जब इसको सिंपल समझ लो, वेलोसिटी का एक बार चेंज कर लो,
या फिर डिस्टेंस का 2 बार चेंज कर लो तो आ जाता है हमारा कौन सा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। रिपीट कर रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी में होने वाला चेंज इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हमने अभी तक वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन के दोनों के फॉर्मूले देखे हैं। इसको हम एक बॉक्स में बंद करेंगे। यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं वो आप समझिए। पहले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, अब मैं जो पॉइंट लिखवाने वाला हूं, क्योंकि हमें ये क्वेश्चंस में भी काम देंगे। पहली बात क्या है समझो आप, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर हम लगाना चाहें तो डी एस अपॉन डी टी। ये हो गया। अगर हम डिस्टेंस का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आ जाता है। अच्छा, आपको एक बात पता है, वर्ग मतलब स्क्वायर हटाने के लिए हमें रूट लगाना पड़ता है, और रूट हटाने के लिए स्क्वायर। सेम ऐसे ही मुझे अगर यहां से ds चाहिए तो ds इक्वल्स टू वी डी टी, और d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हटाने के लिए दोनों साइड में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। दोनों साइड में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जब मैं लगाऊंगा तो हो जाएगा s इक्वल्स टू वी डी टी, वो भी ये वाला। मतलब क्या पता चला कि भाई अगर मुझे v निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, एंड s निकालना है तो v का इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? ये हुई वेलोसिटी की बात। सेम हमारी बात आती है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन होता है a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। a इक्वल्स टू कितना होता है, डी वी अपॉन डी टी। मतलब a निकालना है तो v का डिफरेंशिएशन, एंड v निकालना है तो a का इंटीग्रेशन करने पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हम कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे होते हैं दोस्तों, चलो इसको ले लेता हूं मैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्थिति समय ग्राफ। दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ। थर्ड और होता है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पर इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए हम इसको नहीं कराएंगे। त्वरण समय ग्राफ। अब स्थिति समय ग्राफ की बात हो रही है तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, स्थिति समय ग्राफ के बारे में। ये कहां से, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। चलो, ये भी ऐसे क्यों हो रहा है फिर, ओके। तो हाँ, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट हमारे किसके लिए आता है, हमारा आता है सबसे पहला पॉइंट स्थिति समय ग्राफ के लिए। समझिए, स्थिति समय ग्राफ। अब स्थिति समय ग्राफ को हमें समझना है तो स्थिति में दो हमारी चीजें आ जाती हैं। इसी में तो आ जाता है हमारी दूरी, और इसी में आ जाता है हमारा क्या, विस्थापन। मतलब इसी में तो आ जाता है हमारा डिस्टेंस, इसी में आ जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। दोनों चीजें इसी में आ जाती हैं अगर आप चाहेंगे तो। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही इसमें आ सकती हैं। तो इसमें हम समझेंगे सबसे पहले स्थिति समय ग्राफ के बारे में। किसके बारे में,
सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोनों ही एक है, वैसे तो ये है स्थिति समय ग्राफ में कब एक जब वस्तु विरामावस्था में हो, मतलब एट रेस्ट। रेस्ट वाली पोजीशन को हम काउंट डाउन करेंगे जब हम सीखेंगे। रेस्ट में है बॉडी, मतलब बॉडी चल नहीं रही है, मतलब वेल बॉडी का टाइम तो बढ़ेगा। अगर मैं कहूं कि ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, चाहे विस्थापन का हो चाहे दूरी का, दोनों एक ही आ जाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। विस्थापन कहूं तो मैं स्थिति, यहाँ पे आ जाएगा समय। अब देखो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं केवल क्लियर ये बात कर रहा हूं आपसे, क्या मेरी स्थिति चेंज नहीं हो रही है। स्थिति कब चेंज होगी, जब मैं ऊपर जाऊंगा। कहां जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा। टाइम कब चेंज होगा, जब मैं इधर आऊंगा। जब मैं किधर आऊंगा, अलोंग द टाइम आऊंगा। पर टाइम, स्थिति और समय नहीं चेंज हो रहा है, केवल क्या चेंज हो रही है, टाइम। अगर हमने कहा बॉडी रेस्ट में है, अगर वस्तु यहाँ पे खड़ी है तो यहीं खड़ी रहेगी, रेस्ट का मतलब केवल क्या बढ़ेगा, उसका टाइम। और टाइम बढ़ेगा तो किधर मिलान खींची बढ़ेगी, इस तरीके से। रीजन क्या है, अगर मैंने कहा कि भाई मुझ पे एक रिमोट है इस पैनल का, और इसमें पैनल को अपने डेस्क पे रख दिया, मैं यहाँ पे छोड़ के चला गया, 5 दिन बाद यहाँ पे आया क्लास लेने के लिए, क्या रिमोट अपनी जगह से हिलने वाला है, नहीं। केवल क्या चेंज हुआ, टाइम। पोजीशन चेंज नहीं होगी, केवल क्या चेंज होगा, टाइम। और टाइम कब बढ़ेगा, जब हम इधर जाएंगे। पोजीशन कब बढ़ेगी, जब हम ऊपर जाएंगे। तो केवल क्या हो रहा है, केवल पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है, इसका जब बॉडी रेस्ट में होगी तो ये वाला ग्राफ बनेगा। क्या मैं दोस्तों बात समझ में आ रही है, इसका हो सकता है तो मैं थोड़ा सा सेम प्रॉब्लम आ रही है यार, चलो कोई नहीं, यहां पे ले लेते हैं हम। हाँ, तो अब नेक्स्ट आता है, क्या आता है नेक्स्ट, नंबर 2, जब वस्तु नंबर 2 जब वस्तु नियत चाल या वेग से गतिमान हो। पहले तो आप समझिए, ये वाला ग्राफ बहुत ज्यादा अच्छा है और समझने वाला है, इसमें सारी डिटेल्स है एक्चुअली। अगर मैं कहूं यहाँ पे दूरी और मैं कहूं यहाँ पे समय, ओके, और मैं दूरी बट्टे समय लिखूं, दूरी बट्टे समय, तो दूरी बट्टे समय क्या होता है, चाल। तो हम ये कह सकते हैं दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल देती है। दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या देती है, चाल। अगर मैं यहीं पे दूरी की जगह विस्थापन लिख लूं तो क्या लिखूंगा मैं, विस्थापन समय ग्राफ। तो विस्थापन समय ग्राफ की ढाल क्या देगी, वेग देगी। क्या ये बात क्लियर है, मैं ढाल की बातें चल रही। अच्छा, अभी तो मैं स्थिति लिख रहा हूं और मैं ग्राफ बना रहा हूं कुछ इस तरीके से। ये मैं ग्राफ बना रहा हूं कुछ इस तरीके से, सही है। अब ये बताइए, इसने अगर मैं आपसे बात करूं और समझाऊं थोड़ा सा कि भाई इसने कितनी दूरी चली है। अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे S1,
किस समय में? t1 में। कितनी दूरी चली है? s2। कितनी में? t2 में। ये थीटा कितना है? ये एंगल कितना है? थीटा है। सही है। और मुझे यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको चेंज कर रहा हूं और विस्थापन लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? विस्थापन लिख रहा हूं। अब मुझे बताइए, मुझे अगर यहाँ पे वेग चाहिए तो वेग बराबर होता है विस्थापन, सॉरी पहले हम टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये थीटा है। अब ये बताइए, अगर मुझे निकालना हो तो ये कितना आ जाएगा? डेल टी आ जाएगा, जिसको मैं क्या कहने वाला हूँ? T2 माइनस T1। ये आ जाएगा डेल एस, जिसको मैं कहने वाला हूँ S2 माइनस S1। क्लियर? क्या बात क्लियर हो रही है कि क्या T2 माइनस T1 है, क्या S2 माइनस S1 है? ओके। थीटा है तो ये भी क्या होने वाला है? थीटा। थीटा के सामने ऊर्जा क्या होती है? लंब। लंब कितना हो गया? डेल एस। ये कितना हो गया? डेल टी, जिसको मैं क्या कहने वाला हूँ? वेग, मतलब वेलोसिटी। तो मैं ये कह सकता हूँ v इक्वल्स टू टेन थीटा भी होता है और v इक्वल्स टू होता है डेल एस अपॉन डेल टी, और टेन थीटा को हम कहते हैं ढाल। तो हम ये कह सकते हैं कि v क्या है? वेग क्या है? विस्थापन समय ग्राफ की ढाल। क्या बात समझ में आई कि भाई विस्थापन समय ग्राफ की ढाल को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम चाहेंगे इसी ग्राफ को द्वारा से बनाएंगे। इसी ग्राफ को मैं क्या करने वाला हूं? द्वारा से बनाने वाला हूं, ये रहा। पर अब क्या मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? दूरी। यहाँ पे लिख रहा हूं समय। अगेन वही सब काम करने वाला हूं। अब थोड़ा सा बताना मुझे, और चीजें चाहिए मुझे सही से समझने के लिए। S2 ये हो गया, S1 ये हो गया, T1 ये कितना आ गया हमारा? T2। क्लियर? तो ये बताइए मुझे, ये कितना हो गया? डेल टी, और ये कितना हो गया? डेल एस। अब मुझे चाल निकालनी है। पहले तो टेन थीटा ही निकालो। टेन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया? थीटा, ये भी तो है, डेल एस। आधार कितना हो गया? डेल टी, जिसको हम क्या कहने वाले हैं? चाल, मतलब कि अगेन v। तो v इक्वल्स टू कितना होने वाला है? टेन थीटा इक्वल्स टू होने वाला है डेल एस अपॉन डेल टी। क्लियर बात? क्या बात क्लियर समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है हमें बात के बारे में अगर हम बात करें तो? हाँ दोस्तों, तो हमने क्या कहा कि अगर हमें दूरी समय ग्राफ दिया होगा तो दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल देती है। विस्थापन समय ग्राफ दिया होगा तो विस्थापन समय ग्राफ की ढाल हमें देती है वेग। क्या हमें दोनों के बारे में बात क्लियर हो गई? क्या हमें दोनों के बारे में बात क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरीके से? कोई ऐसी चीज दिख रही है कि जो क्लियर ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। ओके, एक बात समझेंगे हम, हमें समझना क्या है, सुन लो आप यहाँ पे। जैसे मैं बात करूँ दाब, आप थोड़ा देखना, दाब है एफ अपॉन ए। अपॉन में जो चीज आती है उसकी ढाल से पता चलता है, मतलब एफ ए ग्राफ की ढाल दाब देगी। एफ ए ग्राफ की ढाल दाब देगी। अगर मुझे पृष्ठ तनाव निकालना है, टी निकालना है, एफ एल, तो एफ एल ग्राफ की ढाल मुझे पृष्ठ तनाव देगी। मतलब जो अपॉन में होता है उसकी ढाल से पता चलता है। अच्छा, तो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अगर हमें चाल चाहिए, अगर हमें वेग चाहिए, अगर हमें त्वरण चाहिए, अगर हमें दाब चाहिए, अगर हमें पृष्ठ तनाव चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। इसके लिए फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल v अपॉन डेल टी। इसके लिए फॉर्मूला होता है f अपॉन ए। इसके लिए फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू f अपॉन l। अब समझो, एसटी ग्राफ की ढाल v देगी, दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल देगी, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल, ढाल का मतलब हम किससे बात कर रहे हैं? टेन थीटा से। किससे बात कर रहे हैं? टेन थीटा से। किससे बात कर रहे हैं? टेन थीटा से। सब में ढाल लगेगा। अगर हमने ग्राफ खींचा है एस और टी के बीच में, तो हमें एस टी ग्राफ की ढाल मतलब टेन थीटा वी बताएगा। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ खींचता हूँ, ये वाला ग्राफ बनता है, यहाँ पे जो थीटा बनेगा उसी, अगर ये 30 डिग्री बना तो हम ये कह सकते हैं वी इक्वल्स टू 1030 मतलब 1/√3। सेम ऐसे ही सभी में कि अगर हमें ढाल पता है तो हम क्या कर सकते हैं?
एस टी ग्राफ की ढाल पता है तो हम वेग निकाल सकते हैं, अगर विस्थापन समय ग्राफ की ढाल पता है तो हम वेग निकाल सकते हैं, वीटी ग्राफ की ढाल पता है तो हमें त्वरण निकाल सकते हैं, एफ ए ग्राफ की ढाल पता है तो हमें दाब निकाल सकते हैं, और बल और लंबाई एफ एल ग्राफ की ढाल पता है तो हमें पृष्ठ तनाव निकाल सकते हैं। तो क्लियर बात ये पता चली हमें, जो अपॉन वाली चीजें होती हैं उसके हमें ढाल से सामने वाली चीज क्लियर हो जाती है। ओके, अब इसको थोड़ा सा अपोजिट करते हैं। सॉरी, ये गलत किया मैंने। अब मैं इसको थोड़ा सा अपोजिट कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं समझो। यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हो रहा है। अगर मुझे यहीं की यहीं एक चीज समझ में आ जाए, क्या समझ में आ जाए कि मुझे अगर एस निकालना है तो क्या लिखूंगा, वी इंटू टी। यहाँ पे एस निकालना है तो वी इंटू टी, यहाँ पे वी निकालना है तो ए इंटू डेल टी, या टी कर लूं मैं अभी। यहाँ पे एफ निकालना है तो पी इंटू ए लिखूंगा, एफ निकालना है तो टी इंटू एल लिखूंगा। तो अब समझो, मल्टीप्लाई के क्षेत्रफल से, मतलब वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई से क्या होता है, देखो सुनो, अपॉन रेशियो में तो क्या लेते हैं, ढाल, स्लोप, मतलब टेन थीटा, और मल्टीप्लाई में हम लेते हैं एरिया। इसका मतलब अगर हम वीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो एस आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। वीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो विस्थापन आ जाएगा। एटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो वेग आ जाएगा। पीए ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो एफ आ जाएगा। टीएल ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो एफ आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से बातें? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से दोस्तों, कि हम अपॉन वाले में निकालते हैं ढाल, और मल्टीप्लाई वाले में क्या निकालते हैं हम, क्षेत्रफल। क्या बात क्लियर है हमारी अच्छी तरीके से? ओके, अब हम इसी पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। अब हमेशा चीजें समझ में आ गई होंगी कि भाई हमें क्या दे रखा है, ये एस टी ग्राफ दे रखा है। तो एस टी ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से पता चलेगा वेग के बारे में। और अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, दूरी समय ग्राफ के बारे में, तो दूरी समय ग्राफ से पता चलेगा वेग से। ओके, अब हम बात कर रहे हैं जब वस्तु बढ़ते हुए त्वरण से गतिमान हो। जब वस्तु, नंबर 3 आ जाता है यहाँ पे, जब वस्तु बढ़ते हुए वेग मतलब धनात्मक त्वरण से गतिमान हो। बताया था ना मैं, वेग बढ़ेगा तो त्वरण पैदा होता है। वो कैसा त्वरण होता है, धनात्मक से गतिमान हो। when a body moving with a increasing velocity और positive acceleration, जब बॉडी धनात्मक त्वरण या फिर बढ़ते हुए वेग से गतिमान हो, इंक्रीजिंग वेलोसिटी से गतिमान हो, तो अच्छा ये बात तो हमें समझ में आई कि भाई हम क्या कर सकते हैं, वेग निकालने के लिए स्लोप ले सकते हैं। और थीटा जितना ज्यादा होता जाएगा, थीटा जितना ज्यादा होता जाएगा, वेग उतना ही बढ़ता हुआ जाएगा। क्या एक बात क्लियर हो रही है? अब देखो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से। क्यों इस तरीके से ग्राफ क्यों बना? इस तरीके से ग्राफ बनने का एक ही रीजन है। पहले अच्छा स्लोप निकालेंगे कैसे? स्लोप निकालने की हम खींचते एक बिल्कुल सीधी रेखा। क्या खींचने वाले हम? बिल्कुल एक सीधी रेखा। और एक खींचने वाले हम टेंजेंट रेखा। खींचो, यहाँ पे एंगल कितना है, θ1। एक मैं यहाँ पे एंगल ले रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, एक टेंजेंट लाइन, θ1 θ2। यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ एक स्ट्रेट लाइन, एक टेंजेंट लाइन, θ1 θ3। आप देख करके बता सकते हैं कि भाई θ1 से ज्यादा है θ2 और θ2 से ज्यादा है θ3। तो हम ये भी कह सकते हैं भाई वेग v1 से ज्यादा है θ1 से ज्यादा है θ2 और θ2 से ज्यादा है θ3। तो हम कह सकते हैं वेग v1 से ज्यादा है v2 और v2 से ज्यादा है v3। और इसका मतलब क्या है, वेग हमारा बढ़ रहा है। और वेग बढ़ रहा होगा तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा वेग बढ़ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं अच्छी तरीके से, त्वरण हमारा धनात्मक है। यहाँ पे हमारा त्वरण कितना है, अगर हम कहें इस वाले में, तो वेग तो हमारा क्या है, नियत है। वेग तो क्या है हमारा,
कांस्टेंट है तो a कितना होगा 0। हाँ, यहाँ पे त्वरण बढ़ रहा है और धनात्मक त्वरण है। इसके लिए अगर हम दूसरे की बात करें कि जब वस्तु का वेग, जब वस्तु घटते हुए वेग जब वस्तु घटते हुए वेग मतलब कि ऋणात्मक त्वरण से गतिमान हो, जब वस्तु ऋणात्मक त्वरण से गतिमान होगी तो हम किस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं, इसमें भी इस तरीके से। क्यों ये वाला ग्राफ बनेगा दोस्तों, बता सकते हो? इसमें ग्राफ में क्या डिफरेंस है, आप सही से निकालेंगे स्लोप। कैसे निकलेगा, एक तो स्ट्रेट लाइन, एक टेंजेंट लाइन। यहाँ पे थीटा बनेगा, ये थीटा 1, एक स्ट्रेट लाइन, एक टेंजेंट लाइन। यहाँ पे बनेगा थीटा 2, एक स्ट्रेट लाइन, एक टेंजेंट लाइन। थीटा बनेगा थीटा 3। आप देखो अपने आप ही थीटा लगातार घटता हुआ जा रहा है। लगातार थीटा घट रहा है तो हम कह सकते हैं वेग भी लगातार घट रहा है। तो क्या हमें बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से कि लगातार थीटा घट रहा है तो हम कह सकते हैं वेग भी हमारा लगातार घट रहा है। क्लियर? तो हमें पता चल गया अच्छी तरीके से वेग और थीटा लगातार घट रहा है। कैसे पता चला हमें कि भाई थीटा घटेगा तो वेग भी घटेगा, थीटा बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये तो हो गए इसके। अच्छा, एक ग्राफ पीछे रह गया हमारा यहाँ पर। अब इसके लिए हम एक स्लाइड ले लेते हैं कहीं कि ये तो था धनात्मक वेग से गतिमान। हमें कैसे पता धनात्मक था, इसके बारे में तो दिक्कत चर्चा हो जाए। देखो इधर देखो, मैंने बताया था एसटी ग्राफ बनाया था मैंने, चाहे तो दूरी समय ग्राफ मान लो आप, चाहे इसको विस्थापन समय ग्राफ मान लो। इसमें थीटा ऐसे लिया था मैंने, और थीटा ऑलवेज लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मतलब राइट टू लेफ्ट, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे राइट टू लेफ्ट। इसमें थीटा लेस देन 90, ये चेक कर लो। और जब भी थीटा लेस देन 90 होता है तो टेन थीटा क्या आता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो वी भी क्या होगा, वी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर बात? अच्छा, जब ऋणात्मक नियत वेग से गतिमान हो तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। धनात्मक का ये वाला ग्राफ है, ऋणात्मक का ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना थीटा कहाँ से लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और राइट टू लेफ्ट लेते हैं। और यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री। और आपको पता है थीटा जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो टेन थीटा कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव आने वाला है। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ऑलवेज, 180 से कम और 90 से ज्यादा पर। इसलिए v कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमें पता है ना v इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। तो धनात्मक वेग से इस तरीके से नियत वेग से गतिमान होते हैं। ये ऋणात्मक वेग का ग्राफ है हमारा। ये भी हमारी बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। ओके, अब हमारी देखो भाई दूरी समय ग्राफ खत्म हो गए। एक लाइन में हम इनको समेटेंगे यहाँ पर, और आप भी अपनी नोटबुक एंड पेन लेकर के बैठें, जिससे कि आप भी इस चीज को समझ सकें और चीजों को सीख सकें कि हम किस तरीके से करने वाले हैं। इतनी सी लाइन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब कैसे, जब वस्तु विरामावस्था में तो ये वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि केवल समय बदलेगा, दूरी नहीं। जब वस्तु नियत वेग धनात्मक वेग से गतिमान है, थीटा 90 से छोटा बना लो, ये आ जाएगा एसटी ग्राफ में। जब वस्तु ऋणात्मक वेग से गतिमान है तो ये बन जाएगा थीटा 90 से बड़ा। जब वस्तु बढ़ते हुए त्वरण से गतिमान है तो ये वाला ग्राफ, और जब वस्तु घटते हुए त्वरण से गतिमान है तो ये वाला ग्राफ। आपको ये ग्राफ एज इट इज बनाने भी आने चाहिए सही तरीके से, और सही तरीके से करना आना चाहिए। तो इसमें क्या किया है हमने, केवल एक काम, जब वस्तु विरामावस्था में वो, जब वस्तु धनात्मक नियत वेग से गतिमान है तो ये, जब वस्तु ऋणात्मक नियत वेग से गतिमान है तो ये, जब वस्तु बढ़ते हुए वेग या फिर नियत धनात्मक त्वरण से गतिमान है तो ये, जब वस्तु ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है तो ये सभी ग्राफ बने किसके, हमारे एसटी ग्राफ बन के तैयार हुए हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ,
यहां पे क्या आती है, पहला पॉइंट, जब वस्तु नियत वेग से, नियत वेग का मतलब त्वरण कितना होगा, 0 से गतिमान है। अब नियत वेग से गतिमान है तो ध्यान दो, कोई चीज नियत होने का मतलब क्या है, वो चीज बदल नहीं रही है, वो चीज क्या नहीं हो रही है, बदल नहीं रही है। अच्छा, वेग कब बदलेगा ये बताओ मुझे, और समय कब बदलेगा ये बताओ। वेग बदलेगा भैया तो सर जब आप ऊपर जाएंगे, समय कब बदलेगा जब आप इधर आएंगे। अगर मैं कहूं कि भाई मेरा तो वेग नियत है तो वेग चेंज नहीं होगा, वेग चेंज नहीं होगा, तो क्या चेंज हो रहा है, केवल समय चेंज होगा। तो वेग चेंज नहीं हो रहा तो हम ये कह सकते हैं कि वेग नहीं बदल रहा, पर त्वरण लगातार बदलने, सॉरी समय लगातार बदलने लग रहा है। तो यहाँ पे वेग तो क्या है हमारा, नियत है, और समय लगातार बदल रहा है, तो ये वाला ग्राफ हमारा बनेगा। हाँ भाई, अब सेकंड ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वाले की तरह ही हमारा, इसको समझ लो। नंबर 2, जब वस्तु नियत त्वरण, मतलब ए बराबर कांस्टेंट, से गतिमान, जब वस्तु नियत त्वरण से गतिमान हो, किससे गतिमान हो, नियत त्वरण से। और नियत त्वरण से गतिमान है तो कैसे होगी ये बात बताइए मुझे अच्छी तरीके से। नियत त्वरण से गतिमान है तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वस्तु इस तरीके से गतिमान है। क्यों, यहां पे सेम समय में, चेक करो यहां पे, सेम समय में समान वेग परिवर्तन आएगा स्ट्रेट लाइन के लिए। अच्छा, ये वेग होगा v1, ये वेग होगा v2, ये वेग होगा v3, ये हो गया टाइम t1, ये हो गया टाइम t2, ये हो गया टाइम t3। क्या मैं क्लियर है बातें, क्या मैं बातें क्लियर है सही तरीके से। ओके, क्लियर है तो आप एक बार कमेंट में लिख सकते हैं सर बिल्कुल क्लियर हुआ है, और आप आगे भी पढ़ेंगे। ओके, अब ये a कितना आने वाला है हमारे, कांस्टेंट आने वाला है, नियत आने वाला है। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे ये पता चल जाए, ये पता चल जाए तो क्या मैं थीटा निकाल सकता हूँ। अभी बताया था मैंने आपको अच्छी तरीके से, कहीं मुझे त्वरण निकालना, सॉरी टेन थीटा निकालना है, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, ये हो गया थीटा, ये कितना हो जाएगा डेल वी, जो कि कितना आना है v2 माइनस v1, ये हो जाएगा डेल टी, जो कि कितना आना है t2 माइनस t1। लंब हो गया हमारा डेल वी, आधार हो गया डेल टी, इसी को तो हम कहीं त्वरण नहीं कहते, एक्सेलरेशन नहीं कहते क्या। तो हम ये कह सकते हैं ए कॉस्ट हो जाएगा कितना, टेन थीटा, जो कि किसके कल आने वाला है डेल वी अपॉन डेल टी। सही है, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अपॉन में आ रही है ना चीजें, अपॉन में आ रही है ना, तो भाई वीटी ग्राफ की ढाल, किसकी, वीटी ग्राफ की ढाल, ए बराबर क्या देगा, वीटी ग्राफ की ढाल। ए निकालना है तो किससे निकलेगा, क्या हो गया दोस्तों, ओके, वीटी ग्राफ की ढाल निकलेगी तो ए से निकलेगी। ओके क्लियर। अब पता है यहाँ पे दो ट्विस्ट आते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, एक बार और सिखाऊंगा। भाई सुनो, अगर ए निकालना है तो वीटी ग्राफ की ढाल, और एस निकालना है तो वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल। पहले तो एक बार मैं क्लियर कर लूं, हाँ चलो, क्लियर 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 बिल्कुल। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन भी हो गया, ये भी हो गई, ये ग्राफ भी आ गए, बस यहीं पे चल रहे हैं हम। ओके,
अब एक बार और क्लियर करेंगे इसी ग्राफ को, क्योंकि काफी अच्छा है। देखिए कैसे करने वाला हूं मैं क्लियर, आप समझिए पहले तो अच्छी तरीके से। मुझे क्या निकालना है, जब वस्तु नियत वेग से गतिमान हो, सॉरी नियत त्वरण से गतिमान हो, तो त्वरण से गतिमान है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, नहीं ये वाला हो, तो नियत त्वरण से गतिमान है, नियत वेग से गतिमान हो, नियत त्वरण से गतिमान हो, ये बनेगा ग्राफ हमारा। अब नियत त्वरण से गतिमान है तो अब ये बताइए मुझे अच्छी तरीके से, ये थीटा तो क्या रह गया, थीटा है, और थीटा 90 से छोटा है तो धनात्मक नियत त्वरण है। ये बात हमें क्लियर हो गई, क्योंकि भाई थीटा 90 से छोटा होता है तो धनात्मक बनता है, और थीटा 90 से ज्यादा होता है तो ऋणात्मक बनता है। ये बात क्लियर है। ये क्या है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। एक बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात क्लियर हुई हमारा यहाँ पे कि ये हो गया हमारा S1, ये हो गया हमारा T1, ये हमारा कितना आ गया S2, और ये हमारा कितना आ गया T2। सॉरी 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 सॉरी, ये वेग V1 है, ये वेग V2 है। अगर मुझे ये चाहिए तो ये हो जाएगा डेल V इक्वल्स टू V2 माइनस V1, क्या हो जाएगा ये वाला। अगर मुझे चाहिए क्या, डेल T चाहिए तो ये हो जाएगा T2 माइनस के T1। थीटा चाहिए मुझे तो टेन थीटा इक्वल्स टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे आधा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधा, लंब हो जाएगा कितना डेल वी, आधार हो जाएगा डेल टी, जिसको हम क्या कहने वाले हैं ए, तो ए बराबर हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा को हम क्या कहते हैं, क्या ढाल मतलब कि स्लोप। तो हम ये कह सकते हैं ए निकालना है तो वी टी ग्राफ की ढाल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, वी टी ग्राफ की ढाल ज्ञात करो। तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं अच्छे तरीके से दोस्तों, वीटी ग्राफ की ढाल से ए ज्ञात हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वीटी ग्राफ की ढाल तो हमें पता चल गई, क्योंकि अपॉन में तो ढाल है। अगर मैं कहूं एस इक्वल टू कितना होता है वी अपॉन टी, वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी वी इक्वल टू कितना होता है एस अपॉन टी, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा वी अपॉन टी। क्या कर दिया मैंने, एस इक्वल टू हो जाएगा वी टी, मतलब वीटी ग्राफ का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मतलब क्षेत्रफल। अगर मुझे विस्थापन निकालना है, क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है, तो मैं कह दूंगा कि भाई अगर मुझे विस्थापन एस निकालना है तो वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल। अब बात क्लियर हुई हमें, दो बातें क्लियर हुई। वीटी ग्राफ के स्लोप से, ढाल से तो निकलता है ए एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ के क्षेत्रफल से निकलता है विस्थापन। क्लियर है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं इसी ग्राफ के बारे में पर ऋणात्मक के लिए। जब वस्तु ऋणात्मक मतलब नेगेटिव त्वरण, नेगेटिव नियत त्वरण, नियत त्वरण से गतिमान हो। नेगेटिव नियत त्वरण का मतलब क्या हो गया, हमारा बात बन गई ये वाली कुछ, ये V है, ये T है, ये क्या है नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे पता चला हमें, नेगेटिव पता चला है हमें इस थीटा से, थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, और थीटा लेस देन 90 मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दोनों ही नियत त्वरण से गतिमान है। अच्छा ये दो ग्राफ हुए, तीसरा और ग्राफ बनता है, उसको भी मैं यहीं दर्शाऊंगा आपके लिए सभी के लिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या करने वाला हूं। तो मैं कह रहा हूं जब वस्तु किससे गतिमान हो, जब वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान, u से नियत त्वरण से, नियत त्वरण से गतिमान हो। मतलब पहली बात है ये भी नियत त्वरण है
और ये प्रारंभिक वेग से नहीं है, ये विराम अवस्था से, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ये भी प्रारंभिक वेग से नहीं है, जीरो विराम अवस्था से है, सॉरी प्रारंभिक वेग से तो है पर ये ऋणात्मक वाला है। अब भी ये प्रारंभिक वेग से पर उसके बाद धनात्मक वाला है। ये u वेग है और थोड़े समय बाद v वेग हो जाता है, कितने समय में, t समय में। ये रहा ग्राफ। तो ये 3 ग्राफ हमारे नियत त्वरण के बने हैं, और गति के समीकरण जब भी लगेंगे, गति के समीकरण हम जब भी पढ़ाएंगे तो ये 3 ग्राफों में ही गति के समीकरण लगते हैं, अन्यथा किसी में नहीं लगते। गति के समीकरण मतलब नियत त्वरित गति के लिए लगते हैं, नियत वेग, नियत त्वरण के लिए लगते हैं। नियत त्वरण कौन से ग्राफ में, 21 में, 21 में, 21 में। तो गति के समीकरण इन तीनों ग्राफों में लग सकते हैं, अन्यथा किसी में लगने वाले नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है जब वस्तु बढ़ते हुए त्वरण से गतिमान है। जब वस्तु बढ़ते हुए त्वरण से गतिमान है, बढ़ते हुए त्वरण से गतिमान होगी तो कुछ इस तरीके का ग्राफ जो बढ़ते हुए वेग के लिए बना था, क्योंकि यहाँ पे लगा था थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो त्वरण भी हमारा क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। दूसरा है जब वस्तु घटते हुए त्वरण से गतिमान हो। जब वस्तु घटते हुए त्वरण से गतिमान होगी तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो हम बिल्कुल आपने सही पहचाना, हम बना के आए हैं अभी। ओके, तो क्या हमें ग्राफ वगैरह सही से समझ में आ गए? समझ में आ गए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि यहाँ पे यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, और स्पेशली ओनली टीजीटी के लिए केमिस्ट्री भी पढ़ाई जा रही है। केमिस्ट्री की क्लासेस अभी कंटिन्यू होंगी, मुझे पता है कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं, बट कंटिन्यू होंगी, और एज सुन एज हम उसका सिलेबस बिल्कुल लाइन पे लेके आएंगे जिससे कि आपको समझ में आए। सबसे पहला मेरा मन है कि पहले मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट करा दूं, देन आपको आइसोमेरिज्म कराऊं, समावयवता, जिसमें बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। इसके हम 11 से 12 लेक्चर आपको लेंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से हम जितना करा सकते हैं आइसोमेरिज्म को कराएंगे, वो बहुत बढ़िया लगेगा आपका। एक क्वेश्चन भी चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, दोनों में नहीं छूटेगा आपका। ओके, अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात चल रही है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले समझिए 4 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, हाँ, पर बाद में समझेंगे। पहले बताइए इक्वेशन ऑफ मोशन लागू कहाँ होती है? जब वस्तु का त्वरण नियत हो। जब वस्तु का त्वरण नियत हो, मतलब when the acceleration of body is constant। जब वस्तु का त्वरण नियत होता है तब ये अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। और वस्तु का त्वरण कहाँ नियत होगा? मैंने अभी बताया था 3 ग्राफ, 1 ग्राफ, 2 ग्राफ और 3 ग्राफ। इन तीनों ग्राफों में हम क्या कह सकते हैं, हमारी गति के समीकरण लगेंगे। फर्स्ट ग्राफ ये है, सेकंड ग्राफ ये है, और थर्ड ग्राफ ये है, और अदरवाइज किसी और ग्राफ में लगने वाले हमारे दोस्तों नहीं है। ओके, आगे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? गति के समीकरण के बारे में। तो 4 समीकरण, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 4 है, 3 नहीं है। पहला कौन सा है? v इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरा कौन सा है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तीसरा कौन सा है? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। और चौथा कौन सा है? s nth इक्वल्स टू u प्लस a अपॉन 2n माइनस 1। अब यहां पे देख लो वेयर v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कब मानी जाती है? जब टाइम कितना हो जाता है? 0। ये कब मानी जाती है? जब टाइम कितना हो जाता है? t। ओके, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, t क्या है?
टाइम एस nth क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ए क्या है, एक्सेलरेशन। क्या ये बात क्लियर हो रही है, अच्छी तरीके से सही में आ रही है। ये हमारी चार गति की समीकरण है, चारों अपनी अपनी जगह पर लगते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात किसके बारे में करेंगे, हाँ इक्वेशन। अच्छा ये लगेंगे कहाँ, ये बात हमें समझ में आ गई अच्छी तरीके से। ओके अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। मतलब गुरुत्व के अधीन जब भी कोई वस्तु नियत त्वरण से, मतलब बिल्कुल फ्रीली मैं छोड़ दूं, यहाँ पे बिल्कुल कैसे छोड़ दूं, फ्री छोड़ दूं, बिल्कुल फ्री छोड़ दूं, बिल्कुल कैसे छोड़ दूं, फ्री छोड़ दूं, बिल्कुल कैसे छोड़ दूं, फ्री छोड़ दूं। तो फ्री छोड़ने के बाद जब वस्तु गिरेगी, जिस त्वरण से गति करेगी, जिस एक्सेलरेशन से गति करेंगे, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो जी के बराबर होती है। जी की वैल्यू की बात करेंगे, वैल्यू तो जी की वैल्यू एमकेएस में बात करेंगे तो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम अप्रोक्सीमेट कह देते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एम के एस। जी इक्वल्स टू होता है हमारा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किस में होती है, इन सी जी एस। हम कहेंगे जी इक्वल्स टू 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है एफ पी एस में। सभी का यूज अपनी अपनी जगह पर है, पर हम मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे पहले बिल्कुल मोशन अंडर ग्रेविटी में बात कर लेते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में बात करेंगे हम सबसे पहले किसके बारे में, अलोंग द अर्थ। क्या होता है दोस्तों, हमने अलोंग द अर्थ, द अर्थ। अलोंग द अर्थ कितना होगा दोस्तों, अलोंग द अर्थ होगा हमारा, अगर देखा जाए तो नंबर 1 देखो ए की वैल्यू तो हो जाएगी प्लस जी के बराबर, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज इंक्रीज होता है जब अर्थ की तरफ आते हैं तो, और एस की वैल्यू हो जाएगी हमारे एच के बराबर। सारे इक्वेशन ऑफ मोशन एज इट इज लिखेंगे, जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था तो जी टी हो जाएगा। थर्ड और सेकंड हो जाएगा हमारा एस बराबर के, एस की जगह क्या आ जाएगा, एच यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के 2gh, और फोर्थ आ जाएगा हम पे एच nth इक्वल्स टू u प्लस जी बाई 2n-1। चारों इक्वेशन ये हमारी अलोंग द अर्थ। ओके अब हमारा एक इक्वेशन आ जाता है यहाँ से यहाँ पर, बिल्कुल एक तो हो गई अलोंग द अर्थ। अवे फ्रॉम द अर्थ जाने पे क्या होगा, सेकेंड हमारा पॉइंट, व्हेन बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम अर्थ, व्हेन बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ मतलब कि जब वस्तु पृथ्वी से दूर जाने लगे। तो हमारा क्या आ जाता है बताना मुझे, पहला पॉइंट v इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पे ए किसके बराबर होगा, माइनस जी के। लगातार वे घटता जाता है, जैसे अब किसी बॉल को कितनी भी ताकत से फेंक लो, लगातार आपको पता है पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमारी अर्थ पे लौट के आने वाली, क्यों, जैसे आपने बॉल फेंकी 50 मीटर पर सेकंड से, 50 से पहले क्या होगा, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 5, 4, 3, 2, 1, 0 होने के बाद लगातार फिर वेग नीचे, बॉल नीचे गिरने लगेगी।
क्यों? बॉल तो जा रही है ऊपर और धरती मैया कह रही है नीचे आ। बॉल कह रही है नहीं, मुझ पर तो ताकत है, मैं तो ऊपर जाऊंगी। बॉल कहाँ जा रही है? ऊपर। पर धरती मैया कहाँ खींच रही है? नीचे। तो लगातार धरती मैया क्या करेंगे? इसके वेग को कम करती जाएंगी, कम करती जाएंगी, कम करती जाएंगी, कम करती जाएंगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद उसका वेग हो जाएगा 0। उस वेग के बाद बॉल कहाँ आने लगेगी? नीचे आने लगेगी। मतलब ऊपर जाने पे लगातार घटता है, और घटेगा तो त्वरण कैसा होगा? माइनस का। यहाँ पे भी अगेन एस और आर कितना हो जाएगा? एच। तो गति के समीकरण फिर अगेन पहला कौन सा आने वाला है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था तो माइनस के जी टी। दूसरा आने वाला है एस बराबर के, एस नहीं एच बराबर के यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड आने वाला है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस के 2gh। फोर्थ आने वाला है एच एन u माइनस के g अपॉन 2n माइनस 1। क्लियर? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ओके। अब आगे की बातों को हम सही से समझते हैं। ये तो हो गए गति के समीकरण। एक इसमें आप नोट पॉइंट लिख लो, जबरदस्ती वाला केस। जबरदस्ती वाला केस। अब जबरदस्ती वाला केस कौन सा होता है? जैसे एक बलून से मैंने पत्थर को लटका दिया और बलून ऊपर जा रहा है। एक बलून से मैंने पत्थर को लटका दिया और बलून जाने लग रहा है ऊपर, तो पत्थर भी ऊपर जाएगा। अब पत्थर जाना चाह रहा है ऊपर और हमने क्या किया? उसकी पत्थर को बलून से बांधा उस रस्सी को काट दिया। पत्थर जाना चाह रहा है ऊपर, पर हमने क्योंकि रस्सी काट दी है तो पत्थर कहाँ आने लगेगा? नीचे। जाना चाहता है वो बलून के साथ ऊपर, पर हमने जैसे रस्सी काटी तो आएगा नीचे, तो हमने उसके साथ क्या कर दी? जबरदस्ती। वो नीचे आना नहीं चाह रहा, हम लेके आए हैं, तो ये होता है जबरदस्ती का केस। यहाँ पे लगता है एस बराबर के माइनस के यू टी प्लस के हाफ जी टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर, जो भी लेना चाहो वो, और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन होगा क्लियर। ओके। अब लास्ट आता है हमारा गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। अब गैलीलियो क्या कहते हैं? जब भी किसी बॉडी को क्रमागत सेकंड से गिराया जाए, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड के बाद, 5 सेकंड बाद, किसी ज़्यादा ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो इसका जो अनुपात होता है हमारा, पहली वाली बॉल 1 मीटर, दूसरी 3, तीसरी 5, तो चौथी 7, ऐसे लगातार करते हुए गिरते हुए आते हैं। अब एक बार पढ़ भी लेते हैं। गैलीलियो वाज द फर्स्ट टू मेक क्वांटिटेटिव स्टडीज ऑफ फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग का मतलब क्या होता है? अगेन वही बात, जब कोई वस्तु फ्री फॉल कर रही हो, मतलब हमने आज से छोड़ दिया तो फ्री फॉल कर रही है। जैसे अपने दोस्त को तुम अच्छी तरीके से पानी की टंकी पे जो 10-20 मंजिल ऊपर है वहां पे लेके जाओ, उसको वहां से धक्का दे दो और कह दो फ्री फॉल हो गया भाई, मेरा कुछ ही नहीं है इसमें। फ्री फॉल का मतलब है कि धरती मैया ने खींचा है, आपने धक्का नहीं दिया, धरती मैया ने खींचा है। और जब धरती मैया खींचेगी तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। हमने धक्का नहीं देंगे, हम ऐसे करके नहीं मार रहे हैं, किसी में हम बल नहीं लगाने, केवल हमने क्या किया? वहां से छोड़ दिया। तो कौन खींचेगा? धरती मैया। किस त्वरण से? ए वाले से। और ए वाले से जब खींचती है तो क्या कह रही है? फ्री फॉलिंग, उसी को कहते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट द डिस्टेंस traversed by a free falling body during equal intervals of time sent to one another in the same ratio as the order numbers beginning with the unities 1:3:5:7 इसमें बनती है। ओके। अब आती है स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर व्हीकल। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। आपको ये तो पता चल जाना चाहिए, अब स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात हो रही है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस में फाइनल वेलोसिटी, कैसा लिख रहा हूं भाई मैं इतना गंदा, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू कितना होता है? 0। और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो हम स्टॉपिंग डिस्टेंस को सही से निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है? u स्क्वायर प्लस 2as, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और अगेन एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि हमारी बॉडी रुक रही है और बॉडी रुकने का मतलब होता है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख दे रहा हूँ? माइनस का 2as। अगर मुझे यहाँ से s निकालना होगा तो 2as इक्वल्स टू यू स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से s इक्वल्स टू आता है यू स्क्वायर अपॉन 2a। डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, ये होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस।
एक क्वेश्चन दिया भी है, इसको हम कर लेते हैं। अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर कवरिंग 6 मीटर। 6 मीटर डिस्टेंस कवर अप करिए। व्हाट विल बी द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। क्या कहा इसने? अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेकिंग ब्रेक्स आफ्टर कवरिंग 6 मीटर। ओके, पहले यहां तक की बात करते हैं। कार वन की स्पीड है हमारी 50 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 का मल्टीप्लाई करके, मतलब ये आ जाएगा कितना, 250/18 मीटर पर सेकंड। आगे क्या कहा है? कैन वी स्टॉप्ड। अब डिस्टेंस कितनी कवर अप की इसने? डिस्टेंस कवर अप की है इसने s इक्वल्स टू 56 मीटर। हम यहाँ से एक्सेलरेशन इसका निकालने, हमें पता है स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है u²/2a। फ्लिप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू u²/2s। ओके, ये आ गया पहली वाली का a। सेकंड में क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई अलग कार 2 है, यहां पर कार 2 है। अब क्या कह रहा है? कार 2 में इसकी जो वेलोसिटी है वो है हमारी, कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/18। ये अगेन हो जाएगा कितना? 500/18 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है ये बताइए। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला अगेन u²/2a। अब इसने कहा ना द सेम कार, मतलब एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, तो ऊपर वाले एक्सेलरेशन को यहाँ रख दूंगा मैं, u²। u2 की वैल्यू रख दो सीधे। u2 की वैल्यू कितनी है बताइए मुझे? 500/18 का होल स्क्वायर 2। ए की वैल्यू कितनी है? 250/18 का होल स्क्वायर 2 × 6। तो कितना हो गया ये? 250/18 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 6। पहले 2 से तो 2 खत्म, 18 से 18 खत्म, इससे ये 2 बार खत्म। तो कितना हो गया ये अगर आप बताएंगे तो मुझे? 2 का स्क्वायर अपॉन 1/6। 6 का पहुंच जाएगा ऊपर इंटू 4, कितना हो जाएगा? 24। तो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी? 24 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस कवर अप कर लेगा? 24 मीटर कर लेगा। ओके, अब इसके बाद मैं आपसे विदा चाहता हूं और नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम। नेक्स्ट इस पे हम क्या करेंगे? अब सिंपल सी बात कि अब हम इसके लगाएंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स, और जितने भी अलग अलग से हम एसएससी रीजन कथन का ऐड करा सकते हैं जो कि पेपर में आपके में आते हैं, और मैथ्स लिस्ट उसको कंप्लीट कराएंगे। देन हम आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। हम टॉपिक वाइज टॉपिक मैकेनिज्म खत्म करते हुए जाएंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।